तो दिस इज लेक्चर 8 ऑफ द सीरीज हिस्ट्री ऑफ यूएसए। और हम पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्प्यूट था तो फाइनली डिस्प्यूट कहाँ जाके एंड होता है। तो इस लेक्चर 8 में हमें पता लगेगा कि जो डिस्प्यूट के जो मैकेनिज्म ऑफ यूएस गवर्नमेंट या यूएस के ट्रैक पे चलेगा। तो एक नया मुल्क जब बनता है तो उसे टाइम लगता है सेटल होने में कि कौन सा रूट ऑप्ट करना है फॉर द फ्यूचर। ठीक है। सो यूएस जब नया बना तो ऑब्वियस देयर वाज इश्यूज ऑन स्लेवरी एज वेल। सो पहले हमने पढ़ा नॉर्थ साउथ का थोड़ा कि जो फॉरेन पॉलिसी में मेकिंग अ चॉइस बिटवीन फ्रांस एंड यूके। अब थोड़ा स्लेवरी के ऊपर पढ़ेंगे कि इस इशू के ऊपर अमेरिका के अंदर क्या डिस्प्यूट रहा और ये कितना बड़ा इशू रहा। ठीक है। अब वी नो इतनी इनफ बेस बन चुकी है कि वी नो जो साउथ वाले हैं वो चाहते हैं कि स्लेव्स होने चाहिए। ठीक है। नॉर्थ वाले कहते हैं कि स्लेव्स नहीं होने चाहिए। ऐसी बात है। सो देवर इन फेवर कि देयर शुड बी स्लेव ट्रेड, स्लेव होने चाहिए और स्लेव ट्रेड होने चाहिए। नॉर्थ वाले कहते थे कि नहीं, हम इस चीज़ में बिलीव नहीं करते। अब मसला ये था कि साउथ का हमें पता है कि स्लेव के साथ साथ देवर एग्री पीपल, और नॉर्थ वाले इंडस्ट्री को फेवर करते थे। ये भी हमने पढ़ा। सो व्हाट हैपेंड कि साउथ से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था तभी नॉर्थ उसको इंडस्ट्री में अपने यूज कर सकता था। अब साउथ वाले क्या करते थे कि हमने देखा कि कॉटन प्रोड्यूस करते थे। अब कॉटन जो थी और गिन मशीन जो बनाई हुई थी, सो उससे ना ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी। उसके अंदर वो गिन को यूज़ करने के लिए उन्होंने जो लेबर्स रखे थे, दोज वर चीप। जो सस्ता लेबर मिलता है तो वो ब्लैक जो थे, काले लोग, नेग्रोज या पीपल ऑफ कलर जिसे हम कहते हैं, उनको वो रखते थे। वो उन्हें सस्ते पड़ते थे, राइट। सो ऑब्वियस वो क्या करते थे, उनके थ्रू कॉटन प्रोड्यूस करवाते थे अपनी ज़मीनों में, एग्रीकल्चर वो नॉर्थ में भेजते थे। नॉर्थ क्या करता था, इसी कॉटन का जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट बना के बाहर बेचता था, ट्रेड करता था, या फिर फिनिश गुड बना के लाइक शर्ट्स या कपड़े बना के साउथ वालों को बेचता था। तो इस तरीके से उनकी इकोनॉमी चलती थी। अब अगर साउथ की कॉटन नहीं होगी तो नॉर्थ क्या करेगा, इंडस्ट्री कैसे चलाएगा, क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल इंपॉर्टेंट कमोडिटी ट्रेड की 3/4 जो आपकी ट्रेड थी कॉटन की वो यूएस से जाती थी। ठीक है। अब नाउ द इशू कम्स कि नॉर्थ के अंदर तो स्लेव वाला सिस्टम ही नहीं था, क्योंकि वो उन्होंने बैन किया हुआ था कि देयर शुड बी नो स्लेवरी इन द नॉर्थ। ठीक है। अब जो भी कॉटन शिपमेंट जाती थी बाहर, जो ये लोग नॉर्थ वाले एक्सपोर्ट करते थे बाहर, उसी वजह से जो नॉर्थ के मर्चेंट्स या बिजनेसमैन थे वो अमीर होते गए। अब व्हाट बैंक स्टेट, जो आपकी बैंक्स वगैरह थी वो इस काम आती थी कि वो फंड्स देती थी, कि फंड्स वगैरह देती थी कि आप ज़मीनें लो। ठीक है। और आप जो आपके स्लेव्स हैं, ऑब्वियस स्लेव को प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाता था, कि हमने 3/5 कॉम्प्रोमाइज की बात की थी कि वो प्रॉपर्टी कंसीडर किए जाएंगे और उनकी जो वैल्यू होगी नॉट इक्वल टू द पीपल बट 3/5 उनकी एक वो 3/5 के बराबर होंगे एज कम्पेयर टू द नॉर्मल अमेरिकन पीपल। सो बैंक का काम होता था कि वो स्लेव प्रॉपर्टी या स्लेव ट्रेड होता था कि गुलाम खरीदे जाते थे या बेचे जाते थे, तो उनको इंश्योरेंस करने के लिए पैसे देती थी। ठीक है। अब नॉर्थ क्या करती थी, वही कपड़े बना के उसी कॉटन को वापस बेचती थी। अब ये जो स्लेव बेस्ड एग्रीकल्चर था ना, ये बहुत प्रॉफिट देता था साउथ को, राइट। साउथ भी इस वजह से रिच हो रहा था। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो 90% मैन्युफैक्चरिंग होती थी नॉर्थ में, रेस्ट ऑफ द 10% साउथ में थी। बड़ी अ, थोड़ा थोड़े मकदार पे थी साउथ के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, राइट। और जो भी कैपिटल साउथ वालों का होता था वो टोटल जाता था स्लेव ट्रेड में। मतलब अब दो चीजें हैं साउथ के पास, एक इज इनकी कॉटन जो कि एग्रीकल्चर के थ्रू, द सेकेंड इज द स्लेव। ठीक है। वो स्लेव के ऊपर इतना ज्यादा रिलाई करते थे कि 1860, बाय 1860 4 मिलियन, मतलब 40 लाख स्लेव्स अमेरिका के अंदर आ चुके थे। देट वाज इक्वल टू 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन साउथ। साउथ की 1/3 पॉपुलेशन जो थी, ऑलमोस्ट 33%, वो स्लेव्स की हो गई थी। ठीक है। अब ऑब्वियस एग्रीकल्चर पे अगर आप रिलाई करेंगे सो यू नो दिस इज द थिंग कि टेक इनोवेशन बहुत कम होगी आपके पास, और नॉर्थ के अंदर टेक इनोवेशन बहुत ज़्यादा थी। अब जो वाइट लोग थे, गोरे लोग थे, वो साउथ में इस वजह से भी स्लेवरी को सपोर्ट करते थे। उन्हें पता था कि अगर हमारा वाइट, गरीब तरीन भी वाइट होगा, तो उसे लीगल और सोशल स्टेटस ब्लैक से ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि एक डिस्क्रिमिनेशन या तजाद था अमंग द ब्लैक एंड द वाइट। ठीक है। तो रेसिज्म की बुनियाद पे वो अपने आप को सुपीरियर समझता था, इवन द पुअरेस्ट ऑफ द वाइट, राइट। अब इन ब्लैक्स के साथ होता क्या था, ब्लैक में कहना नहीं चाहिए बट दे वर द पीपल ऑफ कलर, बट वी आर रेफरिंग टू देम समझने के लिए, बट हम ब्लैक को नेग्रोज भी कहते हैं, राइट।
या पीपल ऑफ कलर भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है, इन ब्लैक्स को ही स्लेव बनाया हुआ था, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्लेव थिंग। ठीक है, बट मोनली मेनली देवर द ब्लैक्स। सूरज सन अप टू सनडाउन बेचारों से काम करवाया जाता था सुबह से शाम तक, और उन्हें कोई पे भी नहीं दी जाती थी, बिकॉज उनका ट्रेड होता था। वो प्रॉपर्टी जिसने खरीद दिया वो जितना चाहे काम, वो टेरेबल कंडीशन के अंदर, उनका ख्याल नहीं किया जाता था कि कंडीशंस क्या हैं, उन्हें सही रगड़ा जाता था, उन्हें मारा भी जाता था। स्लेव डिसिप्लिन बनाने के लिए उनके क्या कोड़े मारे जाते थे, जुल्म किया जाता था, बारबरियत की जाती थी इनके साथ, उन्हें डिह्यूमनाइजेशन किया जाता था, और उन्हें रोका जाता था कि वो फैमिलीज फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है। सो उन्हें बड़ा इस चीज़ में उन्होंने टाइट किया हुआ था। ऑब्वियस, जब इतना जुल्म होगा तो बदले में दे हैव टू फेस द रेजिस्टेंस। तो स्लेव रेजिस्टेंस शुरू हो गई अमेरिका के अंदर। अब इन्होंने किया किया इन्होंने देखा कि हमें एक ही चीज़ बचा सकती है, रिलीजन। ठीक है। ये क्या बन गए, ब्लैक्स या स्लेव जो है ना, रिलीजन की तरफ चले गए और प्रीचर्स बन गए कि अ, पादरी टाइप और मौलवी टाइप बन गए अपने रिलीजन के। और स्लेव अपराइजिंग शुरू हो गई, बगावत करना शुरू कर दी। वो क्या करते थे, फ्री स्टेट की तरफ भाग जाते थे। व्हाट इज फ्री स्टेट? ये इस तरीके से कि अमेरिका के अंदर ये सिस्टम था कि दिस इज द अमेरिका रीजन। इसमें कुछ स्टेट्स वो थी जो अपने आप को फ्री स्टेट कहलाती थी। फ्री स्टेट मतलब कि उसके अंदर स्लेव स्लेव वगैरह नहीं होंगे, स्लेव वाला कॉन्सेप्ट। कुछ स्टेट जो थी दोज वर स्लेव स्टेट्स, कुछ जो थी फ्री स्टेट्स थी, राइट। सो इन्होंने क्या किया था, अमेरिका के अंदर बैलेंस रखने के लिए जितनी भी स्टेट्स थी, टोटल स्टेट्स थी, उन्होंने बैलेंस रखने के लिए इक्वल नंबर ऑफ फ्री स्टेट, इक्वल नंबर ऑफ स्लेव स्टेट थी, कि अमेरिका के अंदर बैलेंस होना चाहिए। सो देयर शुड बी नो डोमिनेंस या कोई भी इशू ना हो, क्योंकि स्लेव एक बहुत बड़ा कंसर्न था। तो अमेरिका के अंदर स्टेट्स जो थी, कुछ फ्री स्टेट्स थी और कुछ स्लेव स्टेट्स थी। स्लेव स्टेट के अंदर ये होता था कि स्लेव वाला सिस्टम चलने दिया जाता था। फ्री स्टेट के अंदर एवरी वन वॉज इक्वल। तो व्हाट स्लेव डिड कि वो स्लेव स्टेट से भाग के फ्री स्टेट में छुप जाते थे या निकल जाते थे। और ऑब्वियस इन्होंने हथियार उठाना शुरू कर दिए। हमने पहले पढ़ा था गैब्रियल्स रेबेलियन का, कि किस तरीके से गैब्रियल क्या करता है कि जो हथियारों का स्टॉक होता है उस वो जाके उसे हाईजैक करता है कैपिटल के अंदर, लेकिन फिर गैब्रियल को मार दिया जाता है, राइट। सो गैब्रियल रेबेलियन हमने पहले पढ़ा है, ही वॉज ऑल्सो अ स्लेव। अब स्टेट क्या करती हैं, हमने पहले भी देखा, गैब्रियल रेबेलियन के बाद हार्शर और सख्त लॉ बना देती हैं और इनको रोक देती हैं। दे कैन नॉट रीड और प्रीच अंडर द शेडो ऑफ रिलीजन। फिर व्हाट स्लेव डिड, वो कहते थे ठीक है हम गुलामी तो करेंगे, लेकिन वो जानबूझ के इंटेंशनल वर्क शट डाउन करते थे, कि हम काम नहीं करेंगे, मतलब स्लो कर देते थे, या जो भी काम करते थे उसमें नुकसान पहुंचाते, इक्विपमेंट को सबोटाज करते थे, या ये एक्टिंग करते थे कि हमें इंस्ट्रक्शंस आपकी समझ नहीं आ रही। सो दिस वाज इन द स्लेव रेजिस्टेंस जो चल रहा था। वो इंश्योर करवाते थे अपनी यूनिटी को थ्रू फैमिली एंड फेथ, जो आपके स्लेव्स थे। अब ये जो स्लेव रेजिस्टेंस या सारी मूवमेंट थी जो स्लेवरी के खिलाफ थी, उसे एबोलिशनिज्म कहते हैं। दोज वर अगेंस्ट स्लेवरी, क्या स्लेवरी ना होनी चाहिए, ये स्लेवरी एज इंस्टीट्यूशन खत्म होना चाहिए, तो इस मूवमेंट को एबोलिशनिज्म कहते हैं, राइट। ये रेडिकल एबोलिशनिज्म इसी वजह से थी कि स्लेवरी का कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए, स्लेवरी एक गुनाह है, ठीक है। और हमें हमारा मजहब जो है इस चीज़ के अलाउ नहीं करता। मजहब हमें कहता है कि देयर शुड बी इक्वलिटी एंड विजन ऑफ फ्रीडम इंक्लूसिव, सबको फुल सिटीजन राइट होने चाहिए। सो व्हाट एबोलिशनिज्म मूवमेंट जो थी, इट वाज मेनली टुवर्ड के सबको सिविल राइट्स मिले, एवरीवन शुड बी इक्वल, देयर शुड बी नो स्लेवरी। ठीक है। अब जो ऑटोमेटिक क्या हुआ कि वो जैसे स्टेट सख्ती करती थी तो स्लेव रेजिस्टेंस और ज्यादा वायलेंट होते जाते थे, और ये इवन मॉब्स एंड मर्डर्स तक आ गए थे, कत्ल कर देते थे लोगों को। ब्लैक इतना गुस्से हो गए थे। देन क्या हो गया कि गैग रूल बना दिया गया। व्हाट वाज गैग रूल? गैग रूल ये था, इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि जो कांग्रेस के मेंबर होंगे या जो भी कांग्रेस के नुमाइंदे होंगे, कांग्रेस क्या थी, उनकी असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली थी, कि कोई भी इन गुलामों की आज़ादी के बारे में बड़ी आवाज़ से बात नहीं करेगा। ठीक है। ऑब्वियस, फिर वो एक काम करते थे तो जो स्लेव या एबोलिशनिस्ट लोग थे वो और अपनी कैंपेन चलाते थे। उन्होंने क्या किया कि अंकल टॉम्स केबिन एक नॉवल टाइप था, जो इस हैरियट बीचर स्टॉप ने लिखा था, जिसमें बताया जाता था कैसे स्लेव लोगों के साथ जुल्म किया जाता है, उनकी जुल्म की दास्तान ऐसे नॉवेल्स में, स्टोरीज में लिखी गई। अब वुमेन इन्वॉल्वमेंट जो थी एबोलिशनिस्ट मूवमेंट में, वो कुछ इस तरह थी कि अमेरिका के अंदर दो मसले थे। एक ये स्लेवरी वाला, दैट वाज लिंक्ड टू सिविल राइट्स, ठीक है। दूसरा ये वुमेन वाला इशू था, जिसे सफरेज इशू कहते हैं। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। दिस सफरेज इज अबाउट वुमेन के पॉलिटिकल
प्लस वोटिंग राइट्स, ठीक है, कि पॉलिटिकल प्लस वोटिंग राइट, जिसमें उनके प्रॉपर्टी राइट्स भी आ जाते हैं। एक जगह वुमेन अपनी कैंपेन चला रही थी और स्लेव वाले अपनी कैंपेन चला रहे थे। सो व्हाट, जो ये मेल लोग थे सिविल राइट्स एबोलिशनिस्ट वाले, इन्होंने सपोर्ट तो किया वुमेन्स को कि वुमेन को राइट मिलने चाहिए, बट जो मेल लीडर्स थे वो इस बात को डिनाई करते थे कि वुमेन को इक्वलिटी की डिमांड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग इक्वलिटी की डिमांड करेंगे तो हमारी स्लेवरी की काज जो है वो अंडरमाइन हो जाएगी। पहले हम अपना मकसद पूरा कर लें, राइट। तो वुमेन वर रनिंग देयर कैंपेन, वो हम आगे इसके लिए एक अलग से लेक्चर बना रखे हैं। अब हमने बात की फ्री स्टेट्स की और स्लेव स्टेट्स की, कि किस तरीके से अमेरिका में 13 कॉलोनीज जो नई स्टेट बनी थी, जो भी नई कॉलोनी आती थी तो देयर वाज अ सिस्टम कि किस तरीके से फ्री स्टेट और स्लेव स्टेट का एक बैलेंस रखा जाए, कि नई जो भी कॉलोनी आएगी उसको उस तरीके से रखा जाएगा कि अमेरिका के अंदर इक्वलिटी हो, कि जितने नंबर ऑफ फ्री स्टेट हैं उतनी नंबर ऑफ स्लेव स्टेट होनी चाहिए। तो अब जैसे जैसे नई स्टेट्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर आ रही थी, अमेरिका की अंदर खुद को ला रही थी, सो जैसे 13 से 50 बन गई हैं, सो देयर वाज अ मैकेनिज्म टू बैलेंस दिस फ्री स्टेट एंड स्लेव स्टेट कॉन्सेप्ट, के स्लेव वाला मसला ना हो, ठीक है, इम्बैलेंस ना हो सोसाइटी के अंदर। अब ये मिसूरी कॉम्प्रोमाइज और 3630 लाइन ये है। मिसूरी जो थी ये एक स्टेट थी, उसमें इतने लोग थे कि वो स्टेट बन सकती थी, और उसके अंदर 10,000 के राउंड अबाउट स्लेव्स थे, ठीक है। अब इसने अगर अमेरिका की यूनियन के अंदर आना था, दैट वाज यूनियन ऑफ अमेरिका की स्टेट, तो एज अ स्लेव स्टेट आना था, बिकॉज उसकी पॉपुलेशन में 10,000 स्लेव थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक नई स्टेट इस मैसेच्यूसेट्स से बनाई, इसे कार्व आउट किया इस स्टेट से, मेन को, मतलब इसको दो बना दिया। फिर कहा कि इसे हम क्या करेंगे, फ्री स्टेट बना देंगे। तो अब एक यहाँ से स्लेव स्टेट आई और एक यहाँ फ्री स्टेट आई, तो क्या हुआ, बैलेंस बराबर हो गया, ठीक है। कि हमने किस तरीके से बैलेंस करना है थिंग। सो इन्होंने किया कि हम एक मैकेनिज्म बना लेते हैं कि लेट सपोज इफ दिस इज अमेरिका, दिस इज टोटल अमेरिका। सो एक 3630 एक लेटीट्यूड लाइन है, मैप के अंदर लेटीट्यूड लाइन है। आप नक्शा लेते हैं तो उसके अंदर ग्रिड रेफरेंस होते हैं, नंबर्स बनाए जाते हैं। सो इन्होंने 3630 की जो लेटीट्यूड लाइन थी वो बना दी डिवीजन, कि इसके नीचे जो भी स्टेट क्रिएट होंगी वो स्लेव स्टेट होंगी, उसके ऊपर जो भी स्टेट होंगी वो फ्री स्टेट होंगी। इसे कहते हैं मिसूरी कॉम्प्रोमाइज, राइट। कि इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि जो भी न्यू स्टेट आएगी वो 3630 से ऊपर होगी तो वो फ्री स्टेट कंसीडर होगी, जो नीचे होगी वो स्लेव स्टेट कंसीडर होगी। अब जी 1860 के इलेक्शन होते हैं, तो एक बड़ा लांजा पड़ जाता है, इशू हो जाता है, किस तरीके से डिसयूनियन की तरफ चले जाते हैं। अमेरिका एक यूनियन होती है पूरी स्टेट्स की इतनी सारी, तभी उसे यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं। अब एक तो मसला था स्लेवरी का, दूसरा इकोनॉमिक सिचुएशन का था, इंडस्ट्रियल नॉर्थ वर्सेस एग्रीकल्चरल साउथ। फिर इब्राहिम लिंकन आ गए। अब इनका जब इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी तो वो सबके साउथ वालों के माइंड में ये था कि जो इब्राहिम साहब आएंगे ये कहीं स्लेव्स को आज़ाद ना कंसीडर कर दें, क्योंकि उनकी जो कैंपेन थी वो इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा थी। तो जो साउथ की स्टेट्स थी उन्हें बड़ा डर था कि कहीं अब्राहम लिंकन आ गए तो मसला हो जाएगा, तो वो अंदर ही अंदर से अपनी प्लानिंग कर रहे थे किस तरीके से हमने, अगर अब्राहम लिंकन आ जाते हैं तो हमने यूनियन को छोड़ देना है, हम खुद को डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब होता ये कि स्टेट्स के अंदर फ्यूजिटिव स्लेव लॉ होते हैं। फ्यूजिटिव स्लेव लॉ ये होते हैं कि अगर कोई स्लेव स्लेव स्टेट से भाग के फ्री स्टेट में जाएगा या अमेरिका के किसी भी कोने में जाएगा तो उसे पकड़ के आपने स्लेव स्टेट को देना है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आपके ऊपर कोई भी बंदा जज के आगे इल्जाम लगा दे कि आप स्लेव हो तो फिर आप फंस गए, ठीक है। तो फिर जो ब्लैक पीपल होते थे वो अमेरिका के किसी भी कोने में हो और कोई गोरा आके उनके ऊपर इल्जाम लगा दे कि यस ही इज अ स्लेव या ये स्लेव रहा है अथॉरिटीज के आगे या जज के आगे, तो वो आपको दोबारा स्लेवरी में फेंक दिया जाएगा, राइट, आपको स्लेव बना दिया जाएगा। अब व्हाट स्लेव्स डू के अमेरिका के अंदर रेलवे नेटवर्क बनाया गया था, न्यू न्यू, ठीक है, रेलवे एक्ट, पैसिफिक रेलवे एक्ट था, जिसकी वजह से पैसिफिक रेलवे एक्ट, ये पैसिफिक रेलवे एक्ट इस वजह से बनाया गया था, जब अमेरिका की एक्सपेंशन हो रही थी तो इनको जरूरत पड़ी कि हम रेलवे का मैकेनिज्म या रेलवे की पटरियां होंगी तो ऑटोमेटिक ट्रेड वगैरह में और कनेक्शन अमेरिका कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है। हम ये स्लेव्स क्या करते थे, इस रेलवे नेटवर्क को यूज करके भाग जाते थे फ्री स्टेट्स की तरफ, राइट।
सो अब हमने पहले ऊपर पढ़ा था मिसूरी कॉम्प्रोमाइज। ठीक, मिसूरी कॉम्प्रोमाइज ये 36-30 लाइन की बात करता था। अब जी एक और मसला आ गया। कैंसस और नेब्रास्का ये दो रियासतें थी। अब जब इनको जम करने की बारी आई, इनको यूनियन में एंट्री की बात आती है, तो फिर मसला एक हो जाता है। तो वो मिसूरी कॉम्प्रोमाइज को क्या कर दिया, हटा दिया, ख़त्म कर दिया गया, और ये कह दिया गया कि अब जिस भी स्टेट ने ज्वाइन करना है यूनियन को, तो उनके पीपल जो होंगे वो डिसाइड करेंगे, या मेजोरिटी डिसाइड करेगी कि वो फ्री स्टेट बनना चाहती है या स्लेव स्टेट बनना चाहती है। तो अब जो 36-30 का कॉन्सेप्ट है, ये हमने ख़त्म कर दिए। अब पॉपुलर सॉवरेंटी की बात है, जो पीपल डिसाइड करेंगे। पॉपुलर सॉवरेंटी का मतलब पीपल आर द अथॉरिटी। नाउ द पीपल ऑफ द स्टेट विल डिसाइड के वेदर दे वांट टू एंटर एज अ स्लेव स्टेट और द फ्री स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे आपका आके कैंसस नेब्रास्का एक्ट में आपका मिसूरी कॉम्प्रोमाइज एंड हो गया। अब जो आपके रिपब्लिकन्स थे, वो कहते थे कि स्लेव्स को आज़ाद कर दिया जाए। ठीक है, और स्लेव स्टेट जो हैं थ्रेट हैं नॉर्थ के इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट में। ये जो नॉर्थ के लोग थे वो अब खुद को रिपब्लिकन्स कहलाना शुरू कर दिया। ठीक है, 1856 में ये होता है कि जो स्लेव के फेवर में फोर्सेस होती हैं, और वो एंटी स्लेवरी फोर्सेस इस लॉरेंस के रीजन में हमला कर देती हैं, सीज कर देती हैं, उसे कब्जे में ले लेती हैं। तो यहाँ से जाके आपका मसला शुरू हो जाता है, एक जंग टाइप छिड़ जाती है। ठीक है, कि किस तरीके से वो रियासत के कैनन्स वगैरह के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, राइट। फिर बीच में एक और केस आ जाता है जिसे ड्रेड स्कॉट केस कहा जाता है। ये सारी स्लेवरी की या ब्लैक पीपल की स्ट्रगल की बात कर रहे हैं कि इश्यूज क्या थे। ड्रेड स्कॉट का केस ये होता है कि जो ड्रेड स्कॉट साहब होते हैं, ये एक गुलाम होते हैं पहले, लेकिन उनका मास्टर क्या करता है, उन्हें स्लेव स्टेट से लेके फ्री स्टेट में ले आता है। तो स्कॉट साहब क्या करता है, वो कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में कहता है कि भाई मेरा मालिक मुझे फ्री स्टेट में लेके आया, तो इसका मतलब है कि मैं आज़ाद हूँ। कोर्ट क्या करती है, जो जज ताने साहब होते हैं, ये कहते हैं कि मेरा फैसला ये कि ब्लैक अमेरिका के किसी भी कोने में होगा, उसे स्टिल प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, वो फ्री स्टेट में हो या स्लेव स्टेट में हो, वी डोंट केयर, राइट। और जो वाइट पीपल हैं वो सुपीरियर हैं, ठीक है, और ब्लैक पीपल हैं वो इन्फीरियर हैं। ठीक है, दिस वॉज द ड्रेड स्कॉट केस। फिर उसने क्या किया, जज ने ड्रेड स्कॉट को अपने मालिक के हवाले कर दिया। ठीक है, इसमें हमने बताया कि किस रियासत में उसे लेके आए थे, जो फ्री स्टेट थी इलिनॉइस की, जिसमें स्लेवरी को बैन या बैर किया हुआ था, रोका हुआ था, कि जहाँ पे स्लेवरी प्रैक्टिस नहीं की जाती थी। और उसे फिर ड्रेड स्कॉट के मालिक के हवाले कर दिया गया। अब आ जाते हैं स्लेव पावर पे। स्लेव पावर एक टर्म है जिसे इस वजह से यूज़ किया जाता है कि आपके जो प्रो स्लेव फोर्सेस हैं, वो जो आपकी थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट हैं, आपकी एग्जेक्टिव जो गवर्नमेंट है जो रूल कर रहे हैं, प्लस लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, प्लस ऑपोजिशन असेंबली के अंदर जो उनकी कांग्रेस वगैरह थी। कांग्रेस का मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्लस द सेनेट। ठीक है, थर्ड इज आपकी जुडिशरी। ठीक है, ये आपकी थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है। तो स्लेव पावर की टर्म यूज होती है जो आपके वो लोग जो चाहते हैं कि स्लेवरी एंड होनी चाहिए। ठीक है, जो स्लेव के हक में बात करते हैं, जो गुलामों के हक में बात करते हैं, ब्लैक पीपल्स के हक में बात करते हैं, तो उनके उनको स्लेव पावर कहा जाता है, विद इन द थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, राइट। अब ये जो जॉन ब्राउन साहब हैं, वो क्या करते हैं 1859 में, वो एक रेड करते हैं। रेड इस तरीके से करते हैं, जो वफाक का हथियारों का गोदाम होता है एट हार्पर्स फेरी, वहाँ पर रेड करते हैं और कोशिश करते हैं किसी तरीके से वहाँ की गन्स एंड एमुनिशन जो है वो गुलामों के लिए चुरा लें। और इससे क्या होगा कि जब उनके पास हथियार आ जाएगा, तो दे वुड बी एबल टू फाइट अगेंस्ट, कि जो काले लोगों के खिलाफ हैं या ब्लैक पीपल के खिलाफ हैं, उनसे हम लड़ सकेंगे। हमारे पास स्लेव पावर या स्लेव रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, क्योंकि वो हमने बात की थी कि वो ब्रूटल हो गए थे अब ब्लैक। लेकिन उसे मार दिया गया जॉन ब्राउन को, इसी एबोलिशनिस्ट कॉज में। व्हाट वाज एबोलिशनिस्ट कॉज के जो गुलामों के हक के बारे में बात करते थे। अब जी लिंकन साहब इलेक्शन लड़ रहे थे। जैसे ही 1816 का इलेक्शन हुआ, लिंकन साहब जीत गए। अब अमेरिका का इलेक्शन इस तरह से होता है कि जीत तो जाते हैं, लेकिन ओथ लेने का एक टाइम होता है, सर्टन टाइम होता है जब उन्होंने ओथ लेनी होती है। तो अभी लिंकन साहब ऑफिस में बैठे ही नहीं थे, ओथ भी नहीं ली थी, कि जो साउथ की स्टेट्स हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यूनियन से अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया। जैसे ही लिंकन साहब ऑफिस में बैठे 1 मार्च 1861 को, जो 7 स्टेट्स थीं वो यूनियन को छोड़ चुकी थी। ठीक है,
यूनियन को छोड़ के जो आपका यूनियन ऑफ अमेरिका था, उससे अलग होके इन्होंने अपना नाम रख दिया था कॉन्फिडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब आपकी 7 स्टेट्स अलग हो गई। ठीक है, अब जैसे ही आप बगावत करोगे और यूनियन को छोड़ोगे, तो आपका इसका मतलब ये है कि आपने सिविल वॉर शुरू कर दी। तो इस 1816 के इलेक्शन से, लिंकन के इलेक्शन से या विक्ट्री से एक स्टेज सेट हो गया कि साउथ वालों को डर लगना शुरू हो गया, ऐसा ना हो कि वो स्लेव वाला सिस्टम खत्म कर दे, और उन्हें गुस्सा भी था, राइट। तो सिविल वॉर लग जाती है अमेरिका के अंदर। ठीक है, और फिर ये सिविल वॉर होती है, जिसके बाद जो सिविल वॉर का रिजल्ट आता है उसके बाद पता लगता है कि जो अमेरिका का जो फ्यूचर होगा वो किन की बेस पर होगा। और लेट मी गिव यू एन आइडिया। सिविल वॉर में एक तरफ नॉर्थ वाले होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि स्लेवरी शुड एंड। ठीक है, साउथ वाले होते हैं, वो कहते हैं स्लेवरी शुड रिमेन। ठीक है, इन 7 स्टेट्स ने अपनी आज़ादी डिक्लेयर करके सीएसए बना दिया। जो नॉर्थ वाली थी वो ऑलरेडी यूनियन थी। फिर इनके बीच में जंग लग जाती। जंग जीतता कौन है? नॉर्थ वाले जीते हैं। अगर नॉर्थ वाले जीतते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि अब अमेरिका का जो फ्यूचर होगा वो जो नॉर्थ वालों ने सेट किया था वही होगा। नॉर्थ वालों ने फ्यूचर अपना क्या सेट किया था कि देयर शुड बी नो स्लेवरी। ठीक है, नो स्लेवरी के साथ अमेरिका वुड बी अ मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल पावर हाउस, राइट, और स्ट्रॉन्ग नेशनल गवर्नमेंट। आई समझ। सो दिस वाज द थिंग कि किस तरीके से अमेरिका 1776 में आज़ाद होता है, और इस सिविल वॉर लड़ने के बाद फिर जाके पता लगता है कि एक वो सीधे रास्ते पे चढ़ आया है।